नमस्कार साथियों। इस देश के बहुसंख्यक लोगों की तरह मैं भी जो है किसी ज़माने में राजनीति को एक न छूने वाली, न देखने वाली चीज़ की तरह देखता था, जिससे अगर उसके बारे में बात भी किए, कहीं खड़े भी हो गए तो आपको छूत लग गई। जबकि यह नज़रिया बड़ा सोच समझ के, यह मानसिकता, यह माहौल बड़ा सोच समझ के बनाया गया है कि इस देश के पढ़े लिखे लोग या थोड़ा भी देश के बारे में सोचने वाले लोग राजनीति से दूर हो जाएं, और जो शातिर लोग हैं वो अपना खेल करते रहें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि देश की राजनीति को सिर्फ शातिरों के हाथ की चीज़ न रहने दें। जहाँ भी संभव हो, जिस तरह से संभव हो, हस्तक्षेप करें। एक आदमी से बात करें, 2 से बात करें, 4 से बात करें, 10 से बात करें, जहाँ तक संभव हो। राजनीति किसी भी देश की दशा दिशा को सुधारने या बिगाड़ने का सबसे प्रबल औजार है, और इससे ही अगर देशवासी दूर हो गए तो फिर उस देश के लिए शातिरों को बहुत आसानी हो जाएगी, उस देश के शोषण के लिए। खैर, उसी सिलसिले में जो कुछ हो सकता है, अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। और इस समय चक्रव्यूह की चर्चा छिड़ चुकी है, जो हमारे सांसद माननीय भी कहने का मन नहीं करता है, राहुल गांधी कह चुके हैं। तो उसी संदर्भ में चक्रव्यूह में कांग्रेस की चक्रव्यूह की बात हम लोग इसके पिछले यानी कल कर चुके हैं। तो कांग्रेस के चक्रव्यूह में सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना के चक्रव्यूह को ही देख लेते हैं। सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, जो इटावा में कलेक्टर था, और कोई मामूली कलेक्टर नहीं था, बड़ा कठोर कलेक्टर था। ऐसे आदमी ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? कांग्रेसी राज को चिरस्थायी करने के लिए एक सुरक्षा कपाट के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई, जिससे जनता के असंतोष इस कपाट के माध्यम से, इस सेफ्टी वाल्व के माध्यम से समय समय से निकलते रहें, और सरकार पर, अंग्रेजी सत्ता पर कोई बड़ा संकट न आवे। और इसमें होता क्या था, अंग्रेजी सरकार के लोग और इस देश के अभिजात्य लोग, सरकार के समर्थक लोग मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे, अंग्रेजी सरकार के से अनुग्रहित होकर कुछ प्रस्ताव पास करते थे और बात खत्म हो जाती थी। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। इसमें उदारवादी, उग्रवादी 2 धड़े भी बने। हालांकि वो कितने उग्रवादी थे ये भी सोचने की बात है, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ा। कुछ उनका झुकाव देश के मूल स्थिति पर था, जैसे लाल बाल पाल की बात आप लोग जानते होंगे, इस तरह से भी लोग थे। लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे देखने में आती है कि कांग्रेस अंततः सरकार समर्थक या सरकार के प्रति नरम रुख रखने वालों के हाथ में ही रही। इसमें जहाँ थोड़ी उग्रता आई या जो उग्र हुआ, जो देश के प्रति ज़्यादा समर्पित हुआ, उसे किनारे कर दिया गया। इसी में हमारे तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन होता है। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, किताबों में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी किताबों में सारी चाइयागिरी समाहित कर दी गई है, सारे झूठों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, या छोटे में कह लें गांधी जी,
इनको धीरे धीरे स्थापित किया गया, ये अपने मन से स्थापित हुए कि स्थापित किया गया, यह शोध का विषय है। लेकिन घटनाएं जैसी जैसी होती हैं उसके हिसाब से यह तो स्पष्ट समझ में आता है कि अंग्रेजी सरकार और गांधी जी की आपस में सहानुभूति या आपस में समझदारी बड़ी गहरी थी। अब इसी समझदारी का नतीजा है और इसके साथ कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि पूरा देश का सारे आंदोलन कांग्रेस में समाहित हो गए। जो समाहित नहीं हुए वे नष्ट कर दिए गए, जिसे आप क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। देश के सपूतों में गिनती होती है जिनका नाम लोग जान पाए, ढेर सारे लोगों का तो नाम ही नहीं पता लगा। और इसमें कई कांग्रेसी तत्वों ने भेदियों की भूमिका भी निभाई, उनके विरोधियों की भूमिका भी निभाई और अद्भुत फलसफे लेकर आए। जैसे गांधी जी ही क्रांतिकारी आंदोलन का विरोध करते थे हिंसा के नाम पर, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के लिए सेना जुटाने पूरे देश का दौरा करने निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों में द्वैत समझ में आता है। सत्य और अहिंसा जो गांधी जी का सबसे प्रमुख नारा था, इनकी कई बातों को देखेंगे तो न वहाँ सत्य का पालन मिलेगा और न अहिंसा का। हाँ, यह कह सकते हैं कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बरगलाने के लिए ये दोनों शब्द खूब काम आए। अन्यथा खिलाफत आंदोलन, जो वास्तव में खलीफात आंदोलन था, जिसको शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करके, अक्षरों में हेर फेर करके खिलाफत कर दिया गया अंग्रेजी सरकार के से विरोध को प्रदर्शित करने के लिए, जबकि वास्तव में यह आंदोलन खलीफा की स्थापना के लिए था और इसका नाम खलीफात आंदोलन था। तो इस आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन से क्या रिश्ता हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका कभी स्पष्ट विश्लेषण आज तक नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ लिपा पोती हुई है। जिन चीज़ों ने देश के लिए नुकसान किया उनको देश के लिए महान बताया गया। उसी खलीफात आंदोलन की देन थी मोपला विद्रोह, जिसमें हिंदू काटे गए और गांधी जी ने इसकी व्याख्या कर दी आर्थिक असंतोष के रूप में, और कोई सहायता मतलब मारे गए और उत्पीड़ित हिंदुओं को नहीं मिलने दी। ऐसे भी विवरण मिलते हैं। आगे आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में आनंद भवन और नेहरू और अंग्रेज़ का कनेक्शन बहुत चर्चा में रहा। इसके बाद भगत सिंह की बात सभी लोग जानते हैं कि गांधी ने पूरा विरोध किया, और आते आते सुभाष चंद्र बोस तक स्थिति क्या हो गई कि सुभाष चंद्र बोस जो देश की आज़ादी के लिए एक अच्छी योजना लेकर आए थे, और यह योजना अंत में सफल होते होते रह गई। उस योजना के नाते गांधी सुभाष चंद्र बोस के विरोधी हो गए, पट्टाभी सीतारामैया को अपना प्रतिरूप बना दिया या साबित करने का प्रयास करने लगे। और एक बड़ा मज़ेदार मामला होता है सत्य के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी जी का, कि ये बार बार कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन कांग्रेस में चलती इन्हीं की रही है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का मामला हो, चाहे सरदार पटेल का मामला हो। तो यह भी कौन सा सत्य था, कौन सी अहिंसा थी, इसकी स्पष्ट व्याख्या की जाए तो सारा पोल खुल सकता है, सारी बात साफ हो सकती है। लेकिन इसमें अकादमिक तौर पर, शिक्षा के पाठ्यक्रमों के तौर पर और जर खरीद साहित्यिक बौद्धिक गुलामों के तौर पर इतनी बड़ी स्थापनाएं, इतनी गहरी स्थापनाएं कर दी गई हैं कि वह सच कभी बाहर आ भी पाएगा कि नहीं, इसमें संदेह होता है। तो कहने का मतलब यह है कि चक्रव्यूह ही हर जगह कांग्रेस की स्थापना से लेके अब तक देखने में आते हैं।
भगत सिंह की फांसी, सुभाष चंद्र बोस का देश निकाला, सरदार पटेल को सत्ता से अलग करना, नेहरू को सत्ता। इसके बाद जब नेहरू आते हैं तो उसी विदेशी भाषा, उसी व्यवस्था को और पक्का करते हैं। देश के लिए खुद कहते हैं कि मैं तो एक एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, और इतना कहने के बाद भी शर्म नहीं होती है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश पर राज किस अधिकार से करते हैं, लोकतंत्र की बात करने के साथ साथ। तो इसके साथ चीन की लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र में, राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में भारत का स्थान चीन को देना, तिब्बत चीन को तोहफे में दे देना, 1962 की लड़ाई भी आराम से हार जाना, और उतना क्षेत्र कब्जियाने के बाद आराम से कहना कि उसका कोई मतलब ही नहीं था, वहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता है। और कश्मीर के मामले को उलझा देना, 1/3 कश्मीर भी पाकिस्तान को दे देना। जिस समस्या के नाते भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी हिंदू मुसलमान की अलग अलग मानसिकता, अलग अलग सोच, अलग अलग पहनावे, अलग अलग मान्यताओं के नाते, उन चीज़ों को बंटवारे के बाद भी मुसलमानों को रोक करके हमेशा के लिए समस्या को चिरस्थायी बना देना, यह गांधी जी या नेहरू जी की कौन सी अहिंसा थी, कौन सा सत्य था, इसे उनके कुछ खास भक्त अगर बता सकें तो देश बड़ा अनुग्रहित रहेगा। तो बात राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की, और जब हम कांग्रेस की कुंडली खोलते हैं तो वहाँ चक्रव्यूह ही चक्रव्यूह नज़र आते हैं। इसी तरह इंदिरा प्रियदर्शनी और फिरोज खान के शादी की बात, वहाँ भी गांधी का एक यंत्र लेके खड़ा हो जाना, हलफनामा बनाकर दोनों को गांधी बना देना, और उसी गांधी नाम से कांग्रेस के लोगों का या कांग्रेस के खानदानी वारिसों का आज तक राज करना, यह कितनी आसान चीज़ है। क्या यह कोई चक्रव्यूह नहीं है? इसी तरह कांग्रेस के चक्रव्यूह आप देखेंगे तो कदम कदम पर मिलेंगे, और आज राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसमें उनका सबसे प्रमुख चीज़ है जाति जनगणना। जाति जनगणना अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की उसी पुरानी नीति का एक नया संस्करण है। हिंदुओं को जातियों में बांट दो, मुसलमानों को अनुग्रहित करो, उनको अपने साथ मिला लो, और इस तरह देश पर आराम से राज करते रहो, जिस तरह से कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है। इन्हीं बातों के साथ आज इस बात को समाप्त करता हूँ। फिर आगे मिलेंगे कांग्रेस के चक्रव्यूह में एक अलग मुद्दा लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।